धूप में ये लोग उनको ये प्रॉपर चीजें नहीं होंगी। अब बिना मार्केट कैसे क्लास चल जाएगी। हाँ, इनको मतलब कि पास सामान ट्राइपॉड लाना था। हमारे उसमें बैठा था कि लोग जाएंगे तो लेके आएंगे, तो ट्रेन पहुंच गए तो इसका बर्बाद हो गया काम। क्या है, तुम ही तो हो जाओ भाई, फिर तुम्हें यही काम करना है तो यही करते हैं लोग। या तो हम बर्बाद तो बनवा दें और बाद में कभी हेलो हो जाए तो फिर हम लोग लोग हैं थोड़ा मोबाइलों की तो फिर बोले तो क्या होगा ना। ये हुआ
गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। बिल्कुल किसी को क्लास शुरू नहीं हो रही, कल लास्ट मोमेंट का एक्सप्लेन कर दीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कल की रिकॉर्डिंग क्लास उसमें शो नहीं हो रही क्या? कल तो सो हुई सर, कल की रिकॉर्डिंग। एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि कल की क्लास शो नहीं हो रही है। वो थोड़ा लेट आती है नीलम जी, तो थोड़ा सा आप आज देखिएगा, क्योंकि कुछ देर बाद वो क्लास उसमें लगभग पहुंचती है। क्या अप्रोक्स में आती है सर वो क्लास, जो जी जी रिकॉर्डिंग क्लास है आप बिल्कुल। 30 हाँ, के आसपास तो आती है वो तो। देखिए कल हम लोग हाई कोर्ट पढ़ रहे थे, ठीक है। आज का जो क्लास है वो शेड्यूल में हमारा है इमरजेंसी आपातकाल। तो हम लोग अपनी जो क्लास स्टार्ट करेंगे वो कल की क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। 15 से 20 मिनट में हम लोग हाई कोर्ट को कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद से हम लोग इमरजेंसी की बात करेंगे। क्लियर? फिर आप लोगों के लोअर कोर्ट्स बचेंगे, अधीनस्थ न्यायालय, तो उसको हम लोग सैटरडे की एक क्लास में हम लोग कवर करेंगे उसको, ठीक है। तो कल हाई कोर्ट में हम लोगों ने कहाँ तक बात कर ली थी, कोई मुझे थोड़ा याद दिलाएगा? हम्म, मेरे ख्याल से आर्टिकल 217 कंप्लीट हो गया था, आर्टिकल 217 का क्लॉज 1 और क्लॉज 2। क्लियर? आज हम लोग देखेंगे तो ये हम लोगों ने कल जो हाई कोर्ट हम लोग पढ़ा रहे थे, इसको हम लोग थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, ठीक है। इमरजेंसी को हम लोग हाई कोर्ट को कंप्लीट कर लेते हैं पहले, बहुत तेजी के साथ। कल हम लोगों ने आर्टिकल 217 क्लॉज 1 और आर्टिकल 217 क्लॉज 2, इन दोनों की हम लोगों ने बात कर ली थी। जिसमें से जो आर्टिकल 217 क्लॉज 1 है वो जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश हैं उनके कार्यकाल से संबंधित है, और कार्यकाल उनका होता है 62 वर्ष। 62 वर्ष की आयु में वो रिटायर्ड होते हैं। और जो आपका आर्टिकल 217 क्लॉज 2 है वो इनके क्वालिफिकेशन यानी योग्यता के बारे में बात करता है। आर्टिकल 217 क्लॉज 2 उसकी भी हम लोगों ने बात कर ली थी कि जो न्यायाधीश है वो या तो किसी भी देश की किसी भी न्यायालय में उन्होंने 10 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो, या फिर किसी भी कोर्ट में उन्होंने 10 वर्षों तक एडवोकेट के रूप में कार्य किया हो, ठीक है। तो 217 क्लॉज 1, 217 क्लॉज 2 ये दोनों कंप्लीट हो गए थे। आज हम लोग देखेंगे आर्टिकल 218 को। आर्टिकल 218 क्या कहता है? तो देखिए आर्टिकल 218 बंद करता है न्यायाधीशों के कार्यकाल से पूर्व पद मुक्ति के लिए। आर्टिकल 218 न्यायाधीशों के कार्यकाल से पूर्व पद मुक्ति, यानी कि ऐसे क्या आधार हो सकते हैं जिनके बेस पर जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे वो उनको इनके पद से पहले भी हटाया जा सकता है। तो इसमें या तो वो अपना इस्तीफा रिजाइन दे दें राष्ट्रपति को, या फिर जो है ये अपना कार्य करने में असमर्थ हो जाए, यानी कि गंभीर रूप से बीमार वगैरह हो जाए, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाए, या फिर इनकी डेथ हो जाए, या फिर एक कारण हो सकता है कि जब इन पर कदाचार या भ्रष्टाचार का आरोप लगाया लगता है तो उस कदाचार या भ्रष्टाचार के आरोप के आधार पर संसद में प्रस्ताव पारित किया जाता है, और विशेष बहुमत के साथ उस प्रस्ताव को पारित करके और फिर राष्ट्रपति के द्वारा हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को इनके पद से पदमुक्त कर दिया जाता है, इनके पद से हटा दिया जाता है, ठीक है। आर्टिकल 218 था। आर्टिकल 220 की अगर हम लोग बात करेंगे तो जो आर्टिकल 220 है ये कहता है कि हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उन न्यायालयों को छोड़ करके मतलब उन हाईकोर्ट्स को छोड़ करके जहां जहां उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं उनको छोड़ करके बाकी किसी भी कोर्ट में जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आर्टिकल 220 जहां जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनके लिए कहा गया है कि वो भारत के किसी भी न्यायालय में प्रैक्टिस नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने सर्वोच्च जो सुप्रीम जो संस्था है, इंस्टीट्यूशन है, उसमें उन्होंने कार्य किया हुआ है। तो अब वो नीचे आकर के किसी भी न्यायालय में कार्य नहीं कर सकते। बट हाईकोर्ट के जो मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने जिन जिन हाईकोर्ट्स में अपनी सेवाएं दी हैं उनको छोड़ करके बाकी सभी हाईकोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में
अपनी सेवाएं दे सकते हैं, यानी कि एज एडवोकेट वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आर्टिकल 220 कहता है कि जिन हाई कोर्ट्स में ये नियुक्त थे, उनके अलावा बाकी सभी में, इसको आप लिख लीजिएगा, मैं क्यों लिखूं, टाइम वेस्ट होगा। तो जिन हाई कोर्ट्स में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं या फिर ये नियुक्त रहे हैं, उन हाई कोर्ट्स को छोड़ करके बाकी सभी हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में ये एज एडवोकेट यानी कि वकालत करने के लिए ये स्वतंत्र हैं, वकालत कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आर्टिकल 220 हो गया। अब आर्टिकल जो 221 है, ये इनके वेतन और भत्तों की बात करता है। आर्टिकल 221 हाई कोर्ट के जजेस के वेतन एवं भत्ते आदि की बात करता है। आर्टिकल 221 हाई कोर्ट के मजिस्ट्रेटों के वेतन भत्ते की बात करता है, जिसमें कहा गया है कि हाई कोर्ट के जो मजिस्ट्रेट हैं उनके वेतन एवं भत्तों का निर्धारण संसद यानी कि पार्लियामेंट के द्वारा होता है। ठीक है, तो हाई कोर्ट के जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जो मजिस्ट्रेट हैं उनके भी वेतन और भत्तों का निर्धारण पार्लियामेंट ही करता है। जब भी अगर उनके वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी तो हमेशा संविधान में भी वो उपबंध डाला जाएगा। तो इनके वेतन और भत्तों का निर्धारण कौन करता है? संसद करती है। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज ये ध्यान दीजिए आप, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको वेतन भी भारत की संचित निधि से मिलता है, और उनकी जो पेंशन है वो भी भारत की संचित निधि से ही मिलता है। लेकिन यहाँ पर हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के साथ कुछ अंतर है, जैसे कि इनका जो वेतन है वो वेतन तो उस राज्य की संचित निधि से मिलेगा जहां पर वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मान के चलिए कि कोई मजिस्ट्रेट है, वो यूपी हाईकोर्ट में वो नियुक्त है, तो अभी इसको जो सैलरी है वो उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट देगी। उसके बाद फिर मान के चलिए उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट चला गया, तो अब इसको जो सैलरी है वो कौन देगा? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट देगी। क्लियर? लेकिन जब ये रिटायर हो जाएगा, ठीक है, ये मजिस्ट्रेट जब रिटायर हो जाएगा तो इसकी जो पेंशन है, पेंशन इसकी भारत की संचित निधि से मिलेगी। ठीक है, पेंशन किससे मिलेगी? पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होती है। इसकी जो सैलरी है वो उस राज्य की संचित निधि पर भारित होती है जहां पर वो अपनी सेवाएं दे रहा है, लेकिन इसकी जो पेंशन है वह भारत की संचित निधि पर भारित होती है। ठीक है, चलिए, तो यहां से आपसे पूछा सकता है कि हाई कोर्ट के मजिस्ट्रेटों की जो पेंशन है वो किस पर भारित होती है, तो कह दिया जाएगा कि जिस हाई कोर्ट में वो सबसे पहले नियुक्त हुआ था, दूसरा जिस हाई कोर्ट से वो सेवानिवृत्त हुआ है, या फिर तीसरा केंद्र सरकार पर यानी भारत की संचित निधि पर। तो इस तरीके से ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है पेंशन भारत की संचित निधि से, और जो उनकी सैलरी है वो जिस राज्य में वो वर्क कर रहा है उस राज्य की संचित निधि से। ठीक है, चलिए आर्टिकल 221 हो गया, इसके वेतन और भत्ते। आर्टिकल 223 की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के बारे में प्रावधान करता है। चलिए, आर्टिकल 222, आर्टिकल 222 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के बारे में बंद करता है। आर्टिकल 222 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के बारे में बंद करता है। अब ये क्या है? अगर मान लीजिए किसी कारण से जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है वो अपने पद में नहीं है, ठीक है, वो छुट्टी में चला गया है या फिर वो बीमार हो गया है, ठीक है, कुछ समय के लिए उसने लीव ले रखा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अब उस चीफ जस्टिस, उस मुख्य न्यायाधीश की जगह पर किसी न किसी व्यक्ति को नियुक्त करना आवश्यक है। तो उसके लिए क्या होगा कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति किसी भी हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश को, किसी भी हाई कोर्ट का जो वरिष्ठ न्यायाधीश, या फिर उसी, मोस्टली क्या होता है कि उसी हाई कोर्ट के ही वरिष्ठ न्यायाधीश को अपॉइंट कर दिया जाता है कुछ समय के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में। लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति स्वतंत्र है, तो किसी भी हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश को इस पद पर नियुक्त कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा ही जरूरी नहीं है कि उसी हाई कोर्ट का ही नियुक्त होगा, ये राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है कि उसी हाई कोर्ट का नियुक्त करता है या फिर किसी अन्य हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश को यहाँ पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है। चलिए, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देने योग्य बात है कि जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है उसकी भी नियुक्ति
राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। क्लियर? आर्टिकल 222 हो गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आर्टिकल 224, कोई कुछ बोल रहा है क्या? सर जो हाई कोर्ट के बनाए जाते हैं न्यायाधीश, उनको शपथ और इस्तीफा किन्हें देते हैं? शपथ कौन दिलाता है? शपथ और इस्तीफा हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश शपथ लेंगे। एक मिनट रुक जाओ, आवाज तुम्हारी ब्लर कर रही है। क्वेश्चन को वो कर दो, टाइप कर दो जरा। क्वेश्चन क्वेश्चन को टाइप करूं टाइप करके सर? भेज दो। हाँ, जी जी क्वेश्चन जी टाइप करके भेज दो। जी। चलिए आर्टिकल 224 की बात करते हैं हम लोग। तो ये अवर एवं कार्यकारी न्यायाधीश की बात करता है। ठीक है, आर्टिकल 224 अवर एवं कार्यकारी न्यायाधीश की बात करता है। इसमें क्या उपबंध है कि मान लीजिए किसी समय हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश हैं उनका कोरम पूरा नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या किया था कि कुछ न्यायाधीशों को मतलब एक सामान्य रूप से तो क्या होता है 2 साल के लिए उनको नियुक्त कर दिया था, यानी कि अस्थायी रूप से कुछ न्यायाधीशों को नियुक्त कर दिया जाता है, यानी कि इनकी संख्या यानी कि कोरम को पूरा करने के लिए। ठीक है, अब कार्यकारी न्यायाधीशों में क्या होता है, देखिए अब अवर में तो हो गया कि अगर कोरम पूरा नहीं है तो उसको नियुक्त कर दिया गया। कार्यकारी में क्या होता है कि मान लीजिए किसी समय हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है उनकी संख्या कुछ कम है और वर्कलोड अचानक से हाई कोर्ट के पास बढ़ गया। ठीक है, वर्कलोड अचानक से बढ़ गया अगर इसके पास, तो फिर क्या कर दिया किया जाएगा कि राष्ट्रपति के द्वारा ही जो चीफ जस्टिस ऑफ ये हाई कोर्ट है उसकी सलाह पर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसकी सलाह पर कुछ न्यायाधीशों को यहाँ पर कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर दिया जाएगा और समान रूप से ये नियुक्ति 2 वर्ष के लिए कर दी जाती है। ठीक है, तो यानी कि कुछ इनको परमानेंट नहीं पर कुछ जो है एक तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने एडहॉक मजिस्ट्रेट देखा था, कुछ उसी तरीके से यहाँ पर कोरम अगर पूरा नहीं है न्यायाधीशों का हाई कोर्ट में तो यहाँ पर इनकी नियुक्ति कर दी जाएगी। ठीक, और अगर राष्ट्रपति चाहता है और यहाँ का जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है वो चाहता है तो इन कार्यकारी जो न्यायाधीश हैं इनकी जो अवधि है वो 2 वर्ष से भी अधिक बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, चलिए अब अगर यहाँ पर जैसे हम लोगों ने जो सुप्रीम कोर्ट में देखा था तो वहां पे भी हमने देखा था कि जो एडहॉक मजिस्ट्रेट हैं उनके वेतन और भत्ते सेम जो परमानेंट मजिस्ट्रेट होते हैं उनके ही बराबर होते हैं। यहाँ पर भी वही चीज है कि जो कार्यकारी न्यायाधीश हैं उनका भी वेतन और भत्ते जो हाईकोर्ट के जो परमानेंट मजिस्ट्रेट हैं उनके समान ही होते हैं। ओके, चलिए ठीक। जैसे अब अगर हम लोग अभी देखते हैं, अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट को देखें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में 160 न्यायाधीशों की मतलब 160 न्यायाधीशों की कैपेसिटी है। लेकिन अगर हम लोग वर्तमान में देखते हैं तो वर्तमान में इसमें केवल 76 जो मजिस्ट्रेट हैं वो ही परमानेंट हैं, बाकी जो 84 मजिस्ट्रेट हैं वो टेम्पररी हैं। ठीक है, तो कुल न्यायाधीशों की संख्या 160 जिसमें से केवल 76 ही परमानेंट मजिस्ट्रेट हैं और बाकी 84 अभी यही एक तरीके से कार्यकारी एडहॉक में है। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। हेलो, जो आप बताया वो 176 के इलाहाबाद जो खंडपीठ लखनऊ है, इसको भी मेंशन करेंगे या ओनली लखनऊ को, वो सॉरी बिल्कुल इलाहाबाद को ही? बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए हाई कोर्ट तो इलाहाबाद ही है, बस उसकी जो ब्रांच है वो लखनऊ में है, तो इसको खंडपीठ। लखनऊ और इलाहाबाद दोनों को मिला करके ही हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ठीक है। लखनऊ इलाहाबाद दोनों को मिला करके ही इस न्यायाधीशों की संख्या को काउंट किया जाएगा। यानी कोई भी अगर हाई कोर्ट होगी उसकी जितनी भी ब्रांचेस होंगी वो सभी हाई कोर्ट के अंदर ही कंसिडर की जाती हैं। ठीक है, तो उसी इसमें जो भी सर मैं हाँ हाँ सर क्वेश्चन मैंने टाइप किया था, मेंशन किया था मैंने।
अच्छा, एक मिनट। एक तो क्वेश्चन पड़ा हुआ है, अवर न्यायाधीश कौन होते हैं? ठीक है, इसकी मैं जवाब 1 मिनट दे देता हूँ। देखिए, अवर न्यायाधीश क्या होता है कि अगर कभी उच्च न्यायालय के कार्यों में अस्थायी रूप से वृद्धि हो जाती है, ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या करता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता रखने वाले किसी भी व्यक्ति को भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, और उसमें कभी कभी क्या होता है कि राज्यपाल की भी सलाह ले ली जाती है, उनकी सलाह पर वह उच्च न्यायालय, उनकी सलाह पर वो हाई कोर्ट में उनकी नियुक्ति कर देता है, अवर न्यायाधीश हो जाता है। सेम उसी तरीके से काफी मिलता जुलता टर्म हो जाता है कार्यकारी न्यायाधीशों का, यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं अवर और कार्यकारी न्यायाधीशों में कोई बहुत अधिक अंतर नहीं है। दोनों ही क्या होते हैं, कोरम पूरा करने के लिए ही, अगर संख्या कम है न्यायाधीशों की तो उसके लिए जो है, अगर मान लीजिए वर्कलोड ज्यादा आ गया और संख्या कम है, तो कार्यों को सुचारू रूप से करने के लिए ही ऐसे मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति कर दी जाती है। मतलब अवर न्यायाधीश, कार्यकारी न्यायाधीश दोनों ही एक तरीके से अस्थायी रूप से ही नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही इसीलिए नियुक्त किए जाते हैं कि अगर कार्यभार अधिक है तो उस कार्यभार को सॉर्ट आउट करने के लिए जल्दी से। हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस को शपथ कौन, अरे भैया ये तो मैंने बार बार आपसे बता रहा हूं ना कि राष्ट्रपति ही दिलाता है, राष्ट्रपति ही सर हाई अपॉइंट कोर्ट, करेगा। सर हाई कोर्ट का देखिए, मेरी बात सुनिए, जो अपॉइंटमेंट है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो शपथ होता है, तो शपथ जी जी शपथ में क्या होता है कि राष्ट्रपति ही किसी व्यक्ति को वो करता है, नियुक्त करता है उनको शपथ दिलाने के लिए। तो वहां पर क्या होता है, राज्यों अपॉइंटेड, में राष्ट्रपति का व्यक्ति कौन होता है, राज्यपाल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जी क्या जी होता है, हाई कोर्ट में राज्यपाल जो है कराएगा उसका शपथ ग्रहण, लेकिन जो इस्तीफा है, इस्तीफा हमेशा प्रेसिडेंट को ही देंगे, ठीक है। अपॉइंटमेंट भले ही राज्यपाल के द्वारा मतलब वो दिलाया जाए शपथ, लेकिन इनका जो इस्तीफा है वो हमेशा प्रेसिडेंट ही एक्सेप्ट करेगा, और इनकी जो नियुक्ति है, अपॉइंटमेंट है, वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही होगी। समझ रहे हैं ना बात बट को, अपॉइंटमेंट। है तो राज्य हाँ, कराता है ना, अगर क्या कह रहे राज्य हैं? में है तो राज्य। नहीं, कल की क्लास में आप नहीं थे क्या? एक्चुअली में कल मैं सर कल, पेपर था मेरा, मार्क्स लौटा हुआ था तो मैं हाँ, क्लास नहीं तो ली थी पूरी। अगर कल की आप क्लास में रहे होते तो मैंने पूरा प्रोसीजर समझाया था कि किस तरीके से वो तो कोलिजियम का गठन होता है, कैसे विधि मंत्री शामिल होता है, राज्यपाल का क्या रोल होता है, राज्यपाल का रोल होता है उसमें, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों जी की नियुक्ति में राज्यपाल का रोल होता है, बट उनका अपॉइंटमेंट करता है राष्ट्रपति। एक बहुत ही उसका, अगर कल की वीडियो पड़ी है इसमें, तो आप कल का वीडियो एक बार आप देख लीजिएगा, तो उसमें मैंने पूरा प्रोसीजर मुझे समझाया हुआ है, ठीक है। तो ओके उसका सर, थोड़ा सा आप एक बार उसका ओके वीडियो देख लीजिएगा, काफी उसका एक लेंथी प्रोसीजर है, ठीक। रिकॉर्डिंग सुन लेते और जो ये अपना रिजाइन है, तो ये रिजाइन जो है उसको ही राष्ट्रपति के पास ही सौंपेंगे। चलिए, ठीक। और कुछ डाउट? नो सर नो। आप एक बार उसकी वो वाली क्लास देख लीजिएगा तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब हम लोग सीधे चलते कंटिन्यू। हैं अपना इमरजेंसी में, ठीक है। ये यहाँ पर ये हाई कोर्ट का हो गया, मैंने आपको कल हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का बता ही दिया था कि वो कैसे उनको उनके पद से हटाया जाएगा, वो पूरा मैंने प्रोसीजर डिस्कस कर लिया था कि किस तरीके से प्रस्ताव लाया जाएगा, फिर क्या क्या उसमें प्रोसेस होंगे। अब बात करेंगे हम लोग, अच्छा, हाई कोर्ट के बारे में कुछ चीजें, जैसे कि जो हाई कोर्ट है इनका गठन 1861 के एक्ट के द्वारा हुआ था, और 1861 का जो एक्ट आया उसके आधार पर 1862 में सबसे पहले 3 हाई कोर्ट का गठन किया गया, कलकत्ता, मद्रास और बंबई, क्लियर। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं 1865 का जो अधिनियम आया, उसके आधार पर 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना होती है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना जब होगी तो सबसे पहले इस, मतलब नाम है इसका, नाम इसका अब हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट अभी कह रहे हैं, लेकिन जब 1866 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो सबसे पहले इसको आगरा में स्थापित किया गया था, और इसके 2 साल के बाद ही, यानी कि 1869 में, 3 साल के बाद
ये आगरा से शिफ्ट कर दिया गया इलाहाबाद में, इसलिए हम लोग इसको इलाहाबाद हाई कोर्ट बोलते हैं, लेकिन सबसे पहले इसको आगरा में स्थापित किया गया था। अभी अगर कुल हाई कोर्ट्स की बात कर लें तो 25 है। ये सब बातें तो मैं शायद कल भी बता चुका हूं। और अभी तक हाई कोर्ट्स के कुल सभी हाई कोर्ट्स की मिला करके लगभग 1078 के आसपास मजिस्ट्रेट हैं सभी हाई कोर्ट्स में मिला करके। चलिए अब हम लोग इमरजेंसी की बात करते हैं। तो इमरजेंसी मीन्स आपातकाल, इसको हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे संविधान में इमरजेंसी को जगह कहां पर दी गई है और ये कहां के संविधान से इसको प्रेरित करके इसको हमारे संविधान में रखा गया है, कहां किस संविधान से इसको अडॉप्ट किया गया है। तो देखिए हमारे संविधान के भाग 18 में इसको रखा गया है। भाग 18 में इसकी बात की गई है। और इसको जो है अगर कभी आपसे पूछा जाता है कि कहाँ के संविधान से ये प्रेरित है इमरजेंसी, कहाँ से इसको अडॉप्ट किया गया है, तो इसमें भी हम लोग देखते हैं कि इसको जो है जर्मनी के संविधान से इसको अडॉप्ट किया गया है हमारे संविधान में। ठीक, चलिए अब देखिए जो आपातकाल है वो कितने तरीके का होता है पहले हम ये देखें। तो देखिए एक तो जो आपातकाल है वो आर्टिकल 352 के तहत एक आपातकाल लगाया जाता है इमरजेंसी। दूसरा जो आपातकाल है उसको आर्टिकल 356 के तहत इसको लगाया जाता है। और तीसरे तरह का जो आपातकाल है वो आर्टिकल 360 के तहत लगाया जाता है। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 के तहत 3 तरीके से आपातकाल लगाया जाता है। आर्टिकल 352 के तहत जो आपातकाल लगाया जाता है उसको हम लोग नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल बोल देते हैं। इसको हम लोग बोल देते हैं एक तरीके से स्टेट इमरजेंसी, या इसी को हम बोलते हैं राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल, या इसी को हम लोग राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। इसको नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी या राष्ट्रपति शासन, और इसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी कि वित्तीय आपातकाल। ठीक है, तो 3 तरीके से आपातकाल लगाया जा सकता है, आर्टिकल 352 के आधार पर, आर्टिकल 356 के बेस पर और आर्टिकल 360 के बेस पर। अब ये जो आर्टिकल 356 के बेस पर जो आपातकाल लगाया जाता है यानी कि राष्ट्रपति शासन, उसको हम देखेंगे कि उसको और क्या कहा जा सकता है। तो देखिए ये जो है जो 356 के आधार पर जो आपातकाल है इसको संवैधानिक तंत्र की विफलता भी कहा जाता है। संवैधानिक तंत्र की विफलता यानी कि फेल्यूर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। अब ये फेल्यूर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी क्या होता है इसकी हम लोग आगे बात करेंगे जब इसको आर्टिकल 356 को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये हो गया नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी को ही हम लोग राष्ट्रपति शासन कहेंगे या फिर संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर आर्टिकल 356 का प्रयोग किया जा सकता है। अब आर्टिकल 352 को पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, एक एक करके सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए जो आर्टिकल 352 है इसके आधार इसके द्वारा इसके तहत आपातकाल लगाने के भी 3 आधार हो सकते हैं। यानी जो नेशनल इमरजेंसी है उसकी अगर उद्घोषणा करनी है तो इसके भी 3 आधार हो सकते हैं। कौन कौन से? पहला आधार है युद्ध यानी कि वार। दूसरा आधार है बाह्य आक्रमण यानी कि एक्सटर्नल एग्रेशन, एक्सटर्नल एग्रेशन, ठीक है, बाह्य आक्रमण। और तीसरा जो इसका आधार है उसको हमारे मूल संविधान में उसको शब्द या नाम दिया गया था आंतरिक अशांति यानी कि इंटरनल डिस्टरबेंस। आंतरिक अशांति हमारे मूल संविधान में ये नाम दिया गया था, लेकिन इसको आंतरिक अशांति नाम दिया गया था। लेकिन फिर हम जब देखेंगे कि अमेंडमेंट 44 हुआ यानी 44वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें क्या किया गया कि इस आंतरिक अशांति शब्द को हटा करके और इसकी जगह पर इसके आधार पर सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया नाम, सशस्त्र विद्रोह। यानी कि आंतरिक अशांति शब्द को हटा करके और इसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह यानी कि आर्म्ड रिविलियन वर्ड नाम जोड़ दिया गया। अब ये आंतरिक अशांति शब्द को क्यों हटाया गया आखिरकार? तो हम लोग जानते हैं कि 1975 से 1977 तक
इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी, थर्ड इमरजेंसी। और इस समय क्या हुआ था, जब इमरजेंसी डिक्लेयर की गई तो उस समय के जितने भी मुख्य मुख्य जो नेता थे, विपक्ष के जो नेता थे, जो कि इंदिरा गांधी सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे उनकी सरकार गिराने के लिए, तो आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग करके राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। ठीक है, आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग करके, और राष्ट्रपति शासन कर रहा हूं मैं, सॉरी, इमरजेंसी डिक्लेयर करा दिया गया। क्योंकि इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए जैसा पार्लियामेंट राष्ट्रपति को एडवाइस करेगी, राष्ट्रपति वैसे ही करेगा। तो यहाँ पर इंदिरा गांधी सरकार ने राष्ट्रपति को मौखिक जो है निर्देश दिए, यानी कि उस समय लिखित निर्देश देने की आवश्यकता नहीं थी। ये सब चीजें फिर बाद में जोड़ी गई हैं, अभी हम लोग एक सिस्टमेटिक वे में सब बात करेंगे। तो इंदिरा गांधी की सरकार, इंदिरा गांधी के द्वारा राष्ट्रपति को फोन करके केवल ये कहा गया कि आप इमरजेंसी डिक्लेयर कर दीजिए, और राष्ट्रपति के द्वारा इस आंतरिक अशांति के आधार पर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। जिससे क्या हुआ कि उस समय के जितने भी मुख्य मुख्य नेता थे उन सभी को जेल में डाल दिया गया। बाद में जब फिर हम देखेंगे कि जनता दल की सरकार बनती है, उसने फिर से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया, और उस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का उस समय इसके द्वारा 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था। और ये जो 44वां संविधान संशोधन है वो इंदिरा गांधी के 39, 38 और 42, इन 3 जो संविधान संशोधन किए गए थे इंदिरा गांधी के द्वारा, इन तीनों को अंडू करने के लिए ही किया गया था 44वां संविधान संशोधन। और उसी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ही सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया, किसकी जगह पर, आंतरिक अशांति की जगह पर। क्लियर है? चलिए, तो हमने देखा कि इमरजेंसी 3 तरीके से लग सकती है, आर्टिकल 352 के थ्रू, आर्टिकल 356 के थ्रू, और आर्टिकल 360 के थ्रू। जिसमें से जब हम लोग बात करेंगे नेशनल इमरजेंसी की, आर्टिकल 352 की, तो इसके भी 3 आधार हो सकते हैं, युद्ध यानी वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन बाह्य आक्रमण, और सशस्त्र विद्रोह यानी कि आर्म्ड रिबेलियन। अब हम लोग देखेंगे कि युद्ध क्या है, बाह्य आक्रमण क्या है, आर्म्ड रिबेलियन क्या है। तो देखिए, युद्ध क्या है, जब कोई देश आक्रमण कर दे, यानी कि आमने सामने की लड़ाई हो रही हो, सशस्त्र आमने सामने की लड़ाई सैनिकों के द्वारा हो रही हो, तो क्या होगा, युद्ध होगा। ठीक है, यानी कि दो देशों के बीच सैनिक एवं शस्त्रों के द्वारा झड़प। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाएगा, युद्ध कहा जाएगा। बाह्य आक्रमण क्या है, एक्सटर्नल एग्रेशन क्या है, अगर मान लीजिए कोई बाहरी देश अगर भारत में अपनी सेना के साथ या फिर सिविलियंस के साथ भी जबरन प्रवेश करता है। अब इसके लिए बाह्य आक्रमण में यह आवश्यक नहीं है कि जो लोग हमारी सीमाओं में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर रहे हैं वो सशस्त्र हैं या फिर बिना शस्त्र लिए, मतलब बिना शस्त्र के हैं, ये आवश्यक नहीं है। वो चाहे अस्त्र शस्त्र लेकर के प्रवेश कर रहे हो और चाहे खाली हाथ प्रवेश कर रहे हो, लेकिन ये जो है, ये जो हमारी सीमाओं में जो अनाधिकृत रूप से जो प्रवेश है उसको हम लोग रखेंगे एक्सटर्नल एग्रेशन के अंदर, और इसके आधार पर भी इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है। ठीक है, तो वॉर में तो क्या हो गया, सैनिकों के द्वारा आमने सामने की लड़ाई शस्त्रों के द्वारा। एक्सटर्नल एग्रेशन में क्या हो गया, बाहरी देश के द्वारा हमारी सीमाओं के अंदर अनाधिकृत रूप से प्रवेश, वो चाहे शस्त्र लेकर के प्रवेश करें या फिर बिना शस्त्र के, उसको बोलेंगे हम एक्सटर्नल एग्रेशन। सशस्त्र विद्रोह की जगह पहले आंतरिक अशांति थी, यानी कि अगर भारत के ही नागरिकों के द्वारा कुछ ऐसे कार्य करना जिससे भारत की जो लॉ एंड ऑर्डर है वो डिस्टर्ब हो सकता है, या फिर जो संपत्ति है उसको नुकसान पहुंच सकता है, तो आंतरिक अशांति कह सकते थे। सशस्त्र विद्रोह में हो जाएगा जब भारत की जो सेनाएं हैं उनके द्वारा ही विद्रोह कर दिया जाए। ठीक है, भारत की सेनाओं के द्वारा ही विद्रोह कर दिया जाए, यानी आंतरिक जो है विद्रोह कर दिया जाए, तो उसको हम सशस्त्र विद्रोह की श्रेणी में रखेंगे, और इसके आधार पर भी जो इमरजेंसी है वो डिक्लेयर की जा सकती है। ठीक, चलिए, तो इसमें आप लोग अभी लिख ही इसमें आप लिख लीजिए कि ये जो सशस्त्र विद्रोह शब्द है इसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसको जोड़ा गया था। सशस्त्र विद्रोह शब्द को आंतरिक अशांति की जगह पर 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जोड़ा गया है, ऐड किया गया है संविधान में। उससे पहले क्या था, उससे पहले आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग किया जाता था मूल संविधान के अंदर।
बोर्ड कहाँ चला गया, ठीक दिख तो रहा है। ओके, कौन कौन प्रेजेंट है? विजय, विजय लक्ष्मी, सुनील कुमार, अमित कुमार, नीलम त्रिपाठी, वीरेंद्र, शिवराका, जितेंद्र, प्रिंसी, मोहम्मद अख्तर, सत्यम साहू। ओके, ठीक। मैसेज कौन किया? मैसेज कौन किया? अब देखेंगे हम लोग जो नेशनल इमरजेंसी है, यानी कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है, जो कि आर्टिकल 352 के थ्रू अनाउंस किया जाता है, वो अभी तक कुल कितनी बार लगाया गया है? तो देखिए, अभी तक भारत में कुल 3 बार ही राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की गई है, यानी कि आर्टिकल 352 का प्रयोग राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है और इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है। वो 3 बार कौन कौन से हैं? पहले तो 1962 में पहली बार, 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ, सेकेंड टाइम 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, मतलब वही बांग्लादेश जब गठन होता है, तो एक्चुअल में वॉर तो भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था ना। और तीसरी बार 1975 में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि देखिए 1975 में इस समय देखा जाए तो जो इंदिरा गांधी की सरकार है, वो इस समय प्रेजेंट टाइम के नरेंद्र मोदी की सरकार से भी कहीं अधिक एक तरीके से निरंकुश शासन करने में लगी हुई थी, यानी कि ये न्यायपालिका के भी मामलों में हस्तक्षेप कर रही थी। इस समय क्या हुआ था कि 1975 के जून में इलेक्शन होते हैं, ठीक है। और इस इलेक्शन में जो हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, इस इलेक्शन में इलाहाबाद हाई कोर्ट इंदिरा गांधी के ऊपर इलेक्शन में करप्ट, मतलब एक तरीके से इलेक्शन में धांधली करने का आरोप लगाती है। और इसमें यह आरोप लगाया जाता है कि इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी का प्रयोग किया है अपने चुनाव प्रचार के समय में, ठीक है। अपना जब चुनाव प्रचार कर रही हैं तो उस समय उन्होंने सरकारी मशीनरी, सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग किया है। तो इस आधार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के ऊपर इलेक्शन पिटीशन, मतलब एक इलेक्शन पिटीशन फाइल की गई थी इंदिरा गांधी के ऊपर, और उस इलेक्शन पिटीशन की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को दोषी करार दिया और उनके इलेक्शन को खारिज कर दिया गया और उन पर 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है। अब इस जो इलेक्शन पिटीशन है, हाई कोर्ट का ये जो 6 साल का बैन है, इसके अगेंस्ट इंदिरा गांधी चली गई सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से वो स्टे लेकर के आ गई, ठीक है। स्टे मिल गया, उनकी सरकार बच गई। स्टे मिलते ही इन्होंने सबसे पहले कार्य क्या किया कि ये आंतरिक अशांति शब्द के नाम पर, जो हमारी 352 में जो उल्लेख है आंतरिक अशांति, उसके बिहाफ पर इन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर करा दी। अब इमरजेंसी डिक्लेयर कराने का मतलब आप जानते ही हैं कि सारी शक्ति आ जाएगी राष्ट्रपति के हाथ में। राष्ट्रपति तो वही कहेगा जो कार्यपालिका कहेगी। अब इन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर करा दी। इमरजेंसी में तो लोगों के राइट्स भी छिन जाते हैं। अब इस समय क्या हुआ कि जितने भी विपक्ष के नेता थे, बड़े बड़े उस समय के नेता थे, उन सभी को उठाकर के तत्काल जेल में डाल दिया गया, ठीक है। जेल में उनकी अच्छी खासी खातिरदारी हुई। तभी फिर वो निकलते ही जैसे ही वो सरकार बनाने के लिए पाए, तुरंत उन्होंने इनके द्वारा किए गए जो संशोधन थे इस समय, इन सभी अमेंडमेंट्स को पलट दिया, अंडू कर दिया, क्लियर। तो ये 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा आंतरिक अशांति शब्द के द्वारा जो का प्रयोग करके जो इमरजेंसी डिक्लेयर की गई, वो तीसरी नेशनल इमरजेंसी है, ठीक। तो देख लिया हम लोग भारत चीन युद्ध के आधार पर, भारत पाक युद्ध के आधार पर और आंतरिक अशांति के आधार पर 1975 में। तो देखिए जो 1962 में भारत चीन युद्ध के समय जो इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है, उसका भी हम लोग जरा समय देख लें कब से कब तक वो चली। तो देखिए 26 अक्टूबर 1962 को डिक्लेयर की गई थी और उसको जाकर के हटाया गया
सीधे जाकर के जनवरी 1968 में, यानी कि अक्टूबर 62 से लेकर के जनवरी 68 तक ये लगी रही। इसी बीच में हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान के द्वारा भी इसी समय सितंबर 1965 में पाकिस्तान के द्वारा भी युद्ध की घोषणा कर दी गई थी। ठीक, तो उस समय भी चूंकि इमरजेंसी के समय में ही पाकिस्तान के द्वारा भी युद्ध की घोषणा कर दी गई थी, इसलिए उस समय नई इमरजेंसी नहीं लगी। इसी इमरजेंसी को ही भारत चीन युद्ध के समय जो लगी थी नेशनल इमरजेंसी, उसको ही आगे और ज्यादा मतलब उसको एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे भारत चीन युद्ध के समय अक्टूबर 1962 से लेकर के और जनवरी 1968 तक ही चली। बीच में जो पाकिस्तान के द्वारा जो आक्रमण किया गया वो भी 1965 से 66 का जो समय है वो भी इसी के बीच में ही इंक्लूड हो गया। तो एक ही इमरजेंसी में हमने दोनों वॉर देख लिए थे। ठीक, चलिए अब जो सेकंड जो इमरजेंसी है वो हम सभी लोग जानते हैं, भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय, वही दिसंबर में अनाउंस हुई थी और ये जनवरी में ही, ये दो ही महीने के अंदर हम लोगों ने इस पूरे वॉर को कंप्लीट कर लिया था। तो ये भी दिसंबर 1975 से स्टार्ट हुई थी और जाकर जनवरी 1972 में हम लोगों ने पाकिस्तान की सेना को आत्मसमर्पण करवा दिया था और इस तरीके से ये इमरजेंसी जल्दी खत्म कर दी गई थी। फिर ये इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा जो इमरजेंसी चली, ये जो है जुलाई 1975 में ये लगाई गई और जाकर के 1977 में तक ये चली। ठीक है, जून 1975 में इलेक्शन हुए थे, उसके जस्ट एक महीने बाद ही जुलाई 1975 में डिक्लेयर कर दी गई और 77 तक ये इमरजेंसी चलती रही। तो 3 बार हम लोगों ने नेशनल इमरजेंसी को देखा है। अब हम लोग देखेंगे जैसे कि जो नेशनल इमरजेंसी है इसकी उद्घोषणा करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि ये जो 3 आधार मैंने बताए, युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, ये हो उसी समय इमरजेंसी डिक्लेयर की जाए। इसमें जो है एक प्रावधान ये भी है कि अगर राष्ट्रपति को ऐसा समाधान हो जाए या राष्ट्रपति को ऐसी पूरी आशंका हो जाए कि इस तरह की कोई भी कंडीशन आने वाले निकट भविष्य में उत्पन्न हो सकती है, तो भी राष्ट्रपति इमरजेंसी घोषित कर सकता है। ठीक है, मतलब ये आवश्यक नहीं है कि जब ये सब कंडीशन आ ही जाए, जब युद्ध प्रारंभ हो जाए तभी इमरजेंसी लगेगी। अगर युद्ध का कोई आभास भी हो जाए कि आने वाले निकट भविष्य में 1-2 महीने में हम युद्ध कर सकते हैं, तो भी राष्ट्रपति के द्वारा इमरजेंसी अनाउंस की जा सकती है। क्लियर है? तो ये भी आप पॉइंट में लिख सकते हैं कि अगर ऐसा कोई परिस्थितियां उत्पन्न होने की संभावना है तो उत्पन्न होने की संभावना के आधार पर भी राष्ट्रपति के द्वारा इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाएगी। पानी ले लीजिए। जब सर देखिए 1975 में से घोषित की गई, हाँ हाँ, उस समय राष्ट्रपति कौन थे? ये क्वेश्चन बन सकता है ना। इंदिरा हाँ गांधी तो बिल्कुल बन प्रधानमंत्री सकता है। थी। ज्ञानी जैल सिंह थे ना? जैल सिंह, ओके। ज्ञानी प्रथम जैल सिंह थे ना? सिख राष्ट्र हाँ, ठीक है, प्रथम सिख चलिए, राष्ट्रपति। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपातकाल लागू होने के क्षेत्र, यानी किन किन क्षेत्रों में नेशनल इमरजेंसी जब लगाई जाएगी तो उसमें मतलब वहां पर किन किन क्षेत्रों में उसके अंदर कंसीडर किया जा सकता है। तो देखिए, जब नेशनल इमरजेंसी जब लगाई जाएगी तो ये राष्ट्रपति के ऊपर या फिर कहा जाए तो पार्लियामेंट के ऊपर निर्भर करता है कि वो संपूर्ण भारत में इसको लगाना चाहती है, संपूर्ण भारत में, या फिर भारत के सिर्फ कुछ ही क्षेत्रों में। ठीक है, मतलब कि ऐसा आवश्यक नहीं है कि नेशनल इमरजेंसी अगर लगे तो उसको पूरे भारत में ही उसको लागू किया जाए। वो केवल कुछ ही क्षेत्रों में, जैसे कि अगर नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है, मान के चलिए जो अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है, तो अभी कुछ समय पहले डोकलाम वाला मुद्दा हम लोग देख रहे थे, या फिर अगर हम देखेंगे तो लद्दाख में जो
लद्दाख वाले क्षेत्र में भी हमेशा जो अक्साई चीन वाला क्षेत्र है उसमें चाइना का हमेशा जो उनका सेनाएं हैं वो अंदर एंट्री करती रहती हैं। तो उन क्षेत्रों में क्या हो सकता है, जो पंगोत्सो झील वाला जो क्षेत्र है, तो अगर ऐसा कुछ आभास हो जाए राष्ट्रपति को कि जो सेनाएं हैं वो अंदर आ सकती हैं और यहाँ पर युद्ध छिड़ सकता है, तो यहाँ पर भी नेशनल इमरजेंसी घोषित की जा सकती है। और केवल वो जो लद्दाख का क्षेत्र है, केवल उसके ऊपर ही इमरजेंसी का प्रभाव रहेगा, बाकी जो सारा क्षेत्र है वो उससे अछूता रहेगा। तो ऐसा आवश्यक नहीं है कि नेशनल इमरजेंसी लगे तो पूरा क्षेत्र ही उसके प्रभाव में आ जाए, केवल कुछ ही क्षेत्रों में भी उसको प्रोक्लेम किया जा सकता है, लगाया जा सकता है। तो ये कार्यपालिका या कहें हम संसद या फिर प्रेसिडेंट के ऊपर ये निर्भर करता है। ठीक, तो क्षेत्र कहीं पर भी लागू हो सकता है। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा इसकी प्रक्रिया के बारे में कि इसकी जो पूरा प्रोसीजर है वो क्या है इमरजेंसी घोषित होने का। जब हम लोग प्रक्रिया की बात करेंगे तो पहले हम लोग मतलब एक तरफ देखेंगे हम बिफोर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और आफ्टर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो 44वें संविधान संशोधन के बाद बहुत सारी चीजों में मतलब बदलाव आया है, क्योंकि 44वां संविधान संशोधन ही इसीलिए आया था कि अगली बार कभी इस तरह का जो आंतरिक अशांति के आधार पर जो नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी, तो इस तरह का दुरुपयोग ना हो सके इमरजेंसी का, उससे उसके बचाव के लिए ही 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में उसके लिए भी प्रावधान डाले गए थे, ताकि अगली बार इस तरह का प्रावधान इस तरह से इमरजेंसी डिक्लेयर ना कर दी जाए। क्योंकि उस समय के जो नेता थे जिन्होंने इसको किया था वो सभी इस जो तीसरी इमरजेंसी थी उसके भुक्तभोगी थे। ठीक है, तो उन्होंने जो है तुरंत आते ही पहले सरकार का गठन होते ही जो पहले जो अमेंडमेंट किए गए थे उन सभी को अंडू कर दिया 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। तो हम लोग प्रोसीजर की बात करेंगे, प्रक्रिया की बात करेंगे, तो उसमें तो हम लोग सबसे पहले यही देख लेते हैं कि जो इमरजेंसी है, मैंने आपसे आपसे क्या बताया था कि जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी उन्होंने मौखिक रूप से ही केवल राष्ट्रपति को फोन कर दिया था और राष्ट्रपति के द्वारा इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई थी। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया, देखिए पहले क्या था कि पहले सिर्फ मंत्रिपरिषद या पीएम की मौखिक सलाह पर ही प्रेसिडेंट के द्वारा इमरजेंसी घोषित कर दी जाती थी। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या था, उससे पहले क्या था कि सिर्फ मौखिक सलाह पर ही राष्ट्रपति के द्वारा इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती थी। लेकिन इसमें क्या हुआ, जब 44वां संविधान संशोधन हुआ उसमें क्या हुआ कि अब ये आवश्यक था कि मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री को प्रेसिडेंट के पास लिखित में एडवाइस देनी पड़ेगी, लिखित में सलाह देनी पड़ेगी। ठीक है, लिखित में सलाह भेजनी पड़ेगी कि आप इन क्षेत्रों में आप इमरजेंसी डिक्लेयर करिए। ठीक है, अब मौखिक सलाह से काम नहीं चलेगा, अब लिखित सलाह पर ही इमरजेंसी की जो उद्घोषणा है उसको जारी किया जा सकता है। दूसरे में हम लोग देखेंगे कि उद्घोषणा जारी होने के बाद एक बार में 2 माह तक ये लागू रह सकती है। जो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था उससे पहले उद्घोषणा अगर जारी की गई है आपातकाल की, तो उद्घोषणा जारी होने के पश्चात ये 2 माह तक ये लागू रह सकती थी और फिर 2 माह के भीतर ही भीतर संसद से इसको पारित कराना होता था। उसके बाद उसके बाद उसका अलग प्रोसीजर था कि 1 साल में कितने समय तक के लिए और रहेगी। अब जो है जो 44वां संविधान संशोधन है इसमें कुछ संशोधन किए गए। इसमें कहा गया कि अब ये 2 माह नहीं, अब ये एक बार में उद्घोषणा केवल 1 माह के लिए ही लागू रहेगी। इसमें क्या था कि जब वही उद्घोषणा जारी की जाएगी, उद्घोषणा देखिए ध्यान समझिए, उद्घोषणा जारी होना और फिर संसद में प्रस्ताव पारित होने में अंतर क्या है। मान के चलिए मंत्रिपरिषद को ऐसा लग गया कि इमरजेंसी डिक्लेयर करानी चाहिए, मंत्रिपरिषद तुरंत क्या करेगी, यहां पर तो पहले तो 1978 से पहले तो क्या था कि केवल फोन करके बोल दिया, बुला यानी जा करके ऑफिस में जाकर के बोल दिया कि आप इमरजेंसी डिक्लेयर कर दीजिए, राष्ट्रपति क्या करेगा, इमरजेंसी डिक्लेयर कर देगा मौखिक सलाह पर। यहां पर क्या हुआ कि अब लिखित में सलाह देना पड़ेगा, यहां पर अब लिखित सलाह देनी पड़ेगी। ठीक, अब देखिए ये वाला पॉइंट समझिए, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को बोला कि आप इमरजेंसी घोषित कर दीजिए, राष्ट्रपति तुरंत डिक्लेयर कर देगा, इमरजेंसी साइन कर देगा, इमरजेंसी लग जाएगी। लेकिन अभी ये इमरजेंसी एक तरीके से अस्थायी रूप से लगी है, 2 माह का समय मिलेगा। ठीक है, इमरजेंसी पहले लगा दी गई, अब 2 महीने का समय मिलेगा
कि इस इमरजेंसी का जो प्रस्ताव है इसको संसद में पारित कराया जाए। ठीक है, तो यहां पर है कि उद्घोषणा तो राष्ट्रपति ने पहले जारी कर दी, तो उद्घोषणा जारी करने के 2 माह पश्चात, मतलब जब उद्घोषणा जारी की जाएगी तो उद्घोषणा जारी करने के 2 माह तक लागू रहेगी, 2 माह तक लागू रहेगी। अगर 2 माह के अंदर अंदर संसद में इस प्रस्ताव को पारित करा लिया गया तो इसको फिर आगे एक्सटेंड कर दिया जाएगा। अगर संसद में प्रस्ताव पारित नहीं हुआ तो 2 माह के बाद तुरंत ही ये जो नेशनल इमरजेंसी है ये अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया 44वें संविधान संशोधन में कि 2 माह नहीं, अब सिर्फ 1 ही माह तक लागू रहेगी। यहाँ पर क्या कहा गया कि उद्घोषणा जारी करने के पश्चात केवल 1 माह तक ही उद्घोषणा लागू रह सकती है और 1 माह के अंदर अंदर ही संसद के दोनों सदनों से प्रस्ताव को पारित कराना आवश्यक है। अगर 1 माह में प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है संसद के दोनों सदनों में तो ये उद्घोषणा अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर है, उद्घोषणा जारी होने के बाद और फिर उसके बाद जब प्रस्ताव पास हो जाएगा तो फिर उसका एक अलग प्रोसीजर रहेगा। चलिए अब देखिए तीसरा पॉइंट इसमें लिखिए कि उद्घोषणा को 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों में पारित कराना होगा। वही मैंने भी आपको बात बताई, दोनों सदनों के द्वारा पारित कराना होगा। और ये जो प्रस्ताव जो पारित कराया जाएगा ये साधारण बहुमत के द्वारा पारित कराया जाएगा। ठीक है, यानी कि जो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के पहले की जो बात है इसमें क्या है कि इसमें संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत से, भाई सिंपल मेजोरिटी से केवल इसको पास करा लेना है। 2 माह के भीतर ही भीतर इस आपातकाल के प्रस्ताव को साधारण बहुमत से, सिंपल मेजोरिटी से पास कराना था। लेकिन इसमें क्या किया गया 44वें संविधान संशोधन में कहा गया नहीं साधारण बहुमत से नहीं, यहाँ पर स्पेशल मेजोरिटी विशेष बहुमत से इस इमरजेंसी के प्रस्ताव को पारित कराया जाएगा, तभी इमरजेंसी आगे कंटिन्यू रह सकेगी। ठीक है, यानी यहाँ पर साधारण बहुमत था, यहाँ पर विशेष बहुमत था। तो आपसे यहाँ पर पूछा सकता है इमरजेंसी के लिए कि 44वें संविधान संशोधन में आपातकाल के उपबंध में आपातकाल के लिए क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, तो एक हमने देखा लिखित सलाह कह दिया गया, 1 माह का केवल समय कर दिया गया 2 माह से घटा करके 1 माह का, और साधारण बहुमत की जगह यहाँ पर अब विशेष बहुमत की बात की गई। ठीक, अब देखिए जब ये विशेष बहुमत से ये प्रस्ताव पास हो गया तो प्रस्ताव पास होने के पश्चात ये अब 6 माह के लिए 6 माह तक इमरजेंसी अब लगी रहेगी। भाई 1 माह का समय मिला, 1 माह के अंदर प्रस्ताव को पारित कराया गया दोनों सदनों के विशेष बहुमत से। प्रस्ताव जब पारित हो गया तो अब ये जो नेशनल इमरजेंसी है 352 के आधार पर अब इसको 6 माह के लिए अब कंटिन्यू कर दिया जाएगा। ठीक है, 6 माह के लिए बढ़ाया गया और 6 माह के पश्चात इसमें क्या किया जाएगा फिर से नया प्रस्ताव लाया जाएगा। मतलब कि जो राष्ट्रपति शासन में अगर हम लोग देखेंगे तो वहां पर 1 साल के लिए बढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जब भी प्रस्ताव पारित होगा उसके बाद 6 माह के लिए ही नेशनल इमरजेंसी को आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो अभी जब दोनों पढ़ लेंगे उसके बाद आप लोग अपने आप दोनों में डिफरेंस करने लग जाएंगे। अभी 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 थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजन होगी कि सर एक बार तो नेशनल इमरजेंसी बता रहे हैं, एक बार राष्ट्रपति शासन, तो दोनों देखिए अलग अलग है। राष्ट्रपति शासन अलग चीज है और नेशनल इमरजेंसी अलग चीज है। हाँ ठीक है, सर, तो ये पारित डाउट होने के डाउट पश्चात जो उद्घोषणा है, जो आपने बताया अभी देखिए राष्ट्रपति शासन। हाँ अभी अभी इसके बाद जो आर्टिकल 356 है अभी उसकी जब हम लोग बात करेंगे ना तो फिर वहां पर आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी बात चल रही है केवल आर्टिकल 352 के आधार पर इमरजेंसी लगने की। ठीक है, तो अभी मैंने उसके सारी चीजें बताई हैं, ये लिखित सलाह, 1 माह का समय, विशेष बहुमत के द्वारा पारित कराना और उद्घोषणा जारी होने के उद्घोषणा मतलब जो पारित की गई थी उसके 1 माह के अंदर संसद से प्रस्ताव पारित करा के और 6 माह के लिए इमरजेंसी को आगे बढ़ा देना, ये सभी आर्टिकल 352 के आधार पर बातें चल रही हैं। ठीक, तो पारित होने के पश्चात जो घोषणा है वो 6 माह तक जारी रह सकती है और प्रत्येक 6 माह के पश्चात इसको फिर से आगे एक्सटेंड कर लिया जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छा हाँ आपसे ये पूछा जा सकता है कि नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो आपातकाल है उसको अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है।
तो ये अनिश्चित काल तक है, ठीक है, जिसको अनिश्चित काल तक कंटिन्यू किया जा सकता है, बस हर 6 माह के बाद संसद में एक नया प्रस्ताव पारित कराना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि देखिए मैंने बताया स्पेशल मेजोरिटी से 6 माह में प्रस्ताव पारित हो गया और हर 6 माह के पश्चात, हर 6 माह के पश्चात एक नया प्रस्ताव ला करके और इस इमरजेंसी को अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। ऐसा कोई आवश्यक नहीं कि 2 साल या 3 साल तक ही रहेगा, लेकिन हर 6 माह में एक नया प्रस्ताव पास कराना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप इनफाइनाइट टाइम तक इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, कैबिनेट आप लोगों ने वर्ड सुना है ना, ये कैबिनेट वर्ड है, ये आप नोट डाल करके लिख सकते हैं। जो कैबिनेट वर्ड है ना, ये हमारे पूरे संविधान के अंदर केवल आर्टिकल 352 में ही इस कैबिनेट वर्ड का प्रयोग किया गया है। जो कैबिनेट वर्ड है पूरे हमारे संविधान में इस कैबिनेट वर्ड का प्रयोग केवल एक ही जगह पे मात्र आर्टिकल 352 में ही इसका प्रयोग किया गया है, और ये भी जोड़ा गया था 44वें संविधान संशोधन के बाद। तो ये भी एक काफी अच्छा पॉइंट है, आपसे पूछा सकता है कि कैबिनेट शब्द का प्रयोग हमारे संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है। तो एकमात्र आर्टिकल है आर्टिकल 352, जिसमें इस कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया गया है पूरे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और वो भी इस कैबिनेट शब्द को 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद जोड़ा गया है। तो ये सब चीजें आप लोग नोट डाल के लिख सकते हैं, कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लेता है। ये हम लोगों ने आर्टिकल 352 के आधार पर जो नेशनल इमरजेंसी है वो डिक्लेयर करने की हमने प्रक्रिया देख ली। प्रक्रिया में हमने देख लिया कि अब मंत्रिपरिषद और प्रेसिडेंट के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा प्रेसिडेंट को लिखित सलाह देनी पड़ेगी। दूसरा, उद्घोषणा जब जारी की जाएगी उसके 1 माह के अंदर ही उसको संसद में प्रस्तुत करना होगा और संसद से उस प्रस्ताव को पारित कराना होगा, अन्यथा 1 माह के बाद इमरजेंसी समाप्त कर दी जाएगी। तीसरा, जब उसमें प्रस्ताव जब पारित कराया जाएगा तो 6 माह के लिए कंटिन्यू रहेगा, और हर 6 माह के बाद इस इमरजेंसी का जो प्रस्ताव है इसको संसद में नया प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा और इसको अनिश्चित काल तक हम लोग लेकर के जा सकते हैं, अनिश्चित काल तक हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए, प्रक्रिया हो गई। अब हम लोग प्रक्रिया के बाद हम लोग बात करेंगे इसके उद्घोषणा की वापसी की बात कर लेंगे। उद्घोषणा की वापसी की यानी कि जो इमरजेंसी जो डिक्लेयर की गई है प्रेसिडेंट के द्वारा, तो किन किन आधारों पर इस इमरजेंसी को राष्ट्रपति के द्वारा वापस लिया जा सकता है। उद्घोषणा की वापसी, उद्घोषणा की वापसी, पहला तो अगर जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के द्वारा एक नया विधेयक पारित करके, भाई राष्ट्रपति ने एक आदेश पारित किया और इमरजेंसी घोषित कर दी गई, तो अब अगर राष्ट्रपति को ऐसा आभास हो जाता है कि अब इसको समाप्त कर देना चाहिए, तो राष्ट्रपति के द्वारा दूसरी उद्घोषणा जारी करके, भाई एक उद्घोषणा उसने जारी की राष्ट्रपति ने तो इमरजेंसी लग गई, अब राष्ट्रपति क्या करेगा, दूसरी उद्घोषणा जारी करके और इमरजेंसी को समाप्त करने की घोषणा कर सकता है। दूसरी उद्घोषणा जारी करके आपातकाल की उद्घोषणा समाप्त कर सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति दूसरी उद्घोषणा जारी करके और इस आपातकाल की जो उद्घोषणा है उसको समाप्त कर सकता है। दूसरा इसमें तरीका है कि इस आपातकाल की उद्घोषणा को समाप्त करने का, लोकसभा के 1/10 सदस्य, लोकसभा के 1/10 सदस्य साधारण बहुमत से, केवल देखिए लगाने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता थी, यहां पर है केवल साधारण बहुमत की आवश्यकता, यानी कि लोकसभा के 1/10 सदस्य, यदि मतलब 1/10 सदस्य का मतलब क्या है कि देखिए कोरम, ठीक है, यानी कि बस अगर सदन का अगर कोरम पूरा है और सदन का सत्र चल रहा है तो उस समय उपस्थित जो सदस्य हैं वो क्या करेंगे, वो केवल सिंपल मेजोरिटी से, केवल साधारण बहुमत से ही
प्रस्ताव पारित करके और उस प्रस्ताव को जो स्पीकर है, अध्यक्ष या फिर राष्ट्रपति के पास भेज करके और आपातकाल की उद्घोषणा को वापस लेने के लिए कह सकते हैं। ठीक है, तो एक तो आधार हो गया कि राष्ट्रपति के द्वारा अगर दूसरी उद्घोषणा जारी कर दी जाए आपातकाल को समाप्त करने के उद्देश्य से, तो समाप्त हो जाएगा आपातकाल। दूसरा, अगर लोकसभा का कोरम पूरा है, यानी कि 1/10 सदस्य उपस्थित हैं और लोकसभा का सत्र चल रहा है, तो उस समय उपस्थित जो सदस्य हैं वो केवल साधारण बहुमत से ही आपातकाल को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित करके और जो लोकसभा स्पीकर है, अध्यक्ष, उसको या फिर राष्ट्रपति को ये प्रस्ताव दे करके और उनसे कह सकते हैं कि अब इमरजेंसी को हटा दिया जाए। ठीक है, चलिए, तो उद्घोषणा, अब इससे भी क्या होगा, उद्घोषणा वापस ले ली जाएगी। तीसरा क्या है कि यदि राष्ट्रपति को ऐसा आभास हो जाता है कि जिन कारणों से आपातकाल लगाया गया था अब वो कारण ही अब समाप्त हो चुके हैं, तो भी राष्ट्रपति आपातकाल को हटा देगा। ठीक है, तीसरा कारण हो सकता है कि अगर राष्ट्रपति को यह आभास हो जाए कि जिन कारणों से आपातकाल, कारणों की समाप्ति, जिन कारणों के कारण आपातकाल लगाया गया था वो कारण ही अगर समाप्त हो चुके हैं, ऐसा राष्ट्रपति को समाधान हो जाए, राष्ट्रपति को ऐसा विश्वास हो जाए, तो भी राष्ट्रपति क्या करेगा, इमरजेंसी को समाप्त कर देगा। उद्घोषणा की वापसी हमने देख ली। अच्छा, एक आप नोट डालिए, एक नोट डाल करके एक पॉइंट आप लिख लीजिए थोड़ा सा, वो भी काफी फैक्चुअल पॉइंट है, सॉरी कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है। इसमें क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 महीने के अंदर ही जब उद्घोषणा की जाती है तो 1 महीने के अंदर ही संसद के दोनों सदनों से उसको पास कराना आवश्यक होता है। लेकिन मान के चलिए कि 1 माह के लिए 1 माह का टाइम मिला है इस उद्घोषणा को संसद में, इस प्रस्ताव को पास कराने के लिए, लेकिन इन केस 1 माह के अंदर ही अंदर लोकसभा भंग हो जाती है, तब क्या होगा। ठीक है, मान के चलिए एक महीने का समय है कि 1 महीने के अंदर इस आपातकाल की उद्घोषणा को पारित, जो उद्घोषणा की गई है उसका जो प्रस्ताव है सदन के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से पारित कराना है, पर 1 माह के अंदर अगर लोकसभा भंग हो जाती है तो क्या होगा। तो देखिए उस केस में क्या होगा, राज्यसभा ही उस प्रस्ताव को पारित कर देगी, राज्यसभा अकेले उस प्रस्ताव को पारित कर देगी और जो इमरजेंसी है वो लगा दी जाएगी। लेकिन जैसे ही नई लोकसभा का गठन होगा, ठीक है, जैसे ही नई लोकसभा का गठन होगा तो जो नई लोकसभा है वो 1 माह के भीतर इस प्रस्ताव को पारित करेगी। अगर ये नई लोकसभा 1 महीने के भीतर इस प्रस्ताव को पारित नहीं करती है तो ये इमरजेंसी का जो घोषणा है वो अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अपने आप ही, राष्ट्रपति को समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर 1 माह के भीतर लोकसभा भंग हो जाती है तो राज्यसभा अकेले पारित कर देगी, इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाएगी। नई लोकसभा जब चुन करके आएगी तो 1 माह के भीतर उस प्रस्ताव को वो भी पास करना उसके लिए आवश्यक है। अगर 1 माह के भीतर लोकसभा प्रस्ताव पारित नहीं करती है, पास नहीं करती है, तो 1 माह के बाद, जैसे 1 माह समाप्त होगा, नई लोकसभा के गठन के बाद का 1 माह जैसे ही समाप्त होगा वैसे ही आपातकाल की जो घोषणा है वो अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट है, इसको आप लोग लिख सकते हैं। चलिए, अब हम बात करेंगे उद्घोषणा का प्रभाव, यानी जो इमरजेंसी की जो उद्घोषणा है इसका प्रभाव क्या क्या पड़ता है। यानी कि अगर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है तो इस इमरजेंसी का प्रभाव क्या पड़ता है। ठीक है, यानी इमरजेंसी की उद्घोषणा का प्रभाव, पहले हम लोग देख लेंगे राज्य की कार्यपालिका पर प्रभाव। राज्य की जो कार्यपालिका है उसका, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा इमरजेंसी की उद्घोषणा होने पर। ठीक है, यानी कि अगर इमरजेंसी घोषित कर दी जाती है तो जो राज्य की कार्यपालिका है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, यानी स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जो राज्य की जो कार्यपालिका है वो भंग नहीं होती, भंग नहीं होती, जबकि अगर राष्ट्रपति शासन लगेगा तो जो राज्य की कार्यपालिका है वो भंग हो जाएगी। यहाँ दोनों में अंतर है, ये नेशनल इमरजेंसी चल रहा है, आर्टिकल 352 की बात चल रही है, यानी आर्टिकल 352 में यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए
कि आर्टिकल 352 की अगर घोषणा हो गई है तो क्या राज्य की कार्यपालिका भंग हो जाएगी? तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि अपने राष्ट्रपति शासन में आपने पढ़ा रखा है कि राज्य की कार्यपालिका स्वतः ही भंग हो जाएगी और सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास आ जाएंगी। ठीक है, यानी कि संसद के पास आ जाएंगी, राज्य विधानमंडल की शक्तियां। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आर्टिकल 352 की बात चल रही है, इसलिए राज्य की जो कार्यपालिका है वो भंग नहीं की जाएगी, परंतु जो कार्यपालिका है उसको संघ के निर्देश के अनुसार ही कार्य करना होगा। ठीक है, यानी कि जो राज्य की जो कार्यपालिका है उसको जैसा संघ की जो सरकार है वो निर्देश देगी वैसा ही उसको कार्य करना होगा, यानी कि अपने आप से वो अभी डिसीजन नहीं ले सकती। उसको जो है संघ की कार्यपालिका की जो संघ सरकार है उसके गाइडलाइन, उसके निर्देशों के अनुसार ही कार्य करना होगा। ठीक, संघ की कार्यपालिका के निर्देश पर कार्य करना होगा। ठीक है, और अगर राज्य की कार्यपालिका ने इस समय कोई कानून जारी कर दिया, ठीक है, कोई आदेश पारित कर दिया है, तो जो संघ की सरकार है वो उस आदेश को अमान्य घोषित कर सकती है, उस कानून को अमान्य घोषित कर सकती है। मतलब कहने की बात यह है कि कार्यपालिका बस भंग नहीं की जा रही है, बाकी उसकी सारी शक्तियां और अधिकार छीन लिए जाते हैं। ठीक, तो पहली बात उसको संघ की कार्यपालिका के निर्देश पर गाइडलाइन पर कार्य करना होगा, और दूसरी बात अगर राज्य की कार्यपालिका फिर भी कोई कानून आदेश पारित कर देती है तो संघ सरकार उस कानूनी आदेश को अमान्य घोषित कर देंगे। और ये जो बात है ये रखी हुई है आर्टिकल 353 के अंतर्गत। ठीक है, आर्टिकल 353 अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें ये इसको आप डिटेल से पढ़ेंगे कि संघ की जो कार्यपालिका है वो कैसे किस तरीके से निर्देश देगी। ठीक है, तो ये जो सारी बात है, ये जो प्रावधान किया गया है वो आर्टिकल 353 के अंतर्गत किया गया है। अब हम देखेंगे जो राज्य की विधायिका है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। राज्य की, ये तो राज्य की कार्यपालिका पर प्रभाव हो गया। अब देखेंगे हम लोग राज्य की विधायिका पर प्रभाव, लेजिस्लेचर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए राज्य की जो विधायिका है, स्टेट जो लेजिस्लेचर है, उसके विधि बनाने की शक्ति को यहाँ पर छीन लिया जाएगा, और अब राज्यों के लिए जो विधि यानी जो कानून है वो अब संघ सरकार यानी कि संसद बनाएगी। तो राज्य की जो विधायिका है इसकी विधि बनाने की शक्ति, विधि बनाने की जो शक्ति है वह समाप्त कर दी जाएगी, और अब राज्यों के लिए कानून कौन बनाएगा, राज्यों के लिए अब कानून संसद बनाएगा। क्लियर है। तो राज्य की विधायिका पर हमने प्रभाव देखा कि एक तो इसकी विधि बनाने की जो शक्ति है उसको छीन लिया गया, अब इस ये जो अधिकार है वो किसको मिल गया, संघ सरकार को मिल गया। यानी कि कहने की बात क्या है कि राज्य सूची के जो विषय हैं, ठीक है भाई, हम लोग देखते हैं ना शेड्यूल 7 में जो स्टेट लिस्ट के जो विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार किसका होता है, राज्य। ये चूंकि राज्य सूची के विषय हैं तो राज्य सरकार का अधिकार होता है, लेकिन जब नेशनल इमरजेंसी जब घोषित की जाएगी तो स्टेट लिस्ट के विषय पर, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार अब राज्य का ना रह करके और किसका हो जाएगा, संघ को मिल जाएगा। यानी अब स्टेट लिस्ट के जो विषय हैं वो अब संघ सरकार के अधीन आ जाएंगे। ठीक है, चलिए फोन अभी कनेक्ट है भाई, 13 ओके, ठीक, मैसेज ये जो कैबिनेट शब्द है ये आर्टिकल 352 में है। ओके, चलिए इसमें हमने देखा राज्य की विधायिका पर प्रभाव क्या पड़ा कि स्टेट लिस्ट के जो विषय हैं उन पर अब कानून बनाने का अधिकार किसको मिल गया, संघ सरकार को मिल गया। यहाँ पर एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि मान लीजिए स्टेट लिस्ट के विषय पर संघ सरकार के द्वारा कोई कानून बनाया गया, ये जो कानून है ये तभी तक लागू रहेगा जब तक कि इमरजेंसी चल रही है। जैसे ही इमरजेंसी की उद्घोषणा वापस ले ली जाएगी या इमरजेंसी समाप्त कर दी जाएगी उसके 6 माह पश्चात, 6 माह के पश्चात ये जो संघ सरकार के द्वारा बनाया गया जो कानून है
ये समाप्त कर दिया जाएगा। अगर मान के चलिए संघ सरकार ने स्टेट लिस्ट के विषय में कानून बना दिया, जब तक इमरजेंसी चल रही तब तक उसको लागू रहने दिया जाएगा, वो चलता रहेगा। जैसे ही इमरजेंसी समाप्त हुई उसके 6 माह तक और वो कानून चलेगा। अब 6 माह के पश्चात जो राज्य की विधानमंडल है वो अब इस कानून को समाप्त कर सकती है। कैसे समाप्त करेगी? इस कानून के अगेंस्ट वो राज्य विधानमंडल अब नया कानून अगर पारित कर दे, क्योंकि अब तो इमरजेंसी समाप्त हो गई, अब राज्य विधानमंडल के पास ये अधिकार है कि वो अपनी मतलब स्टेट लेजिस्लेचर जो है, जो राज्य विधानमंडल है, वो उसी विषय पर नया कानून ला करके और संघ सरकार के उस जो आपातकाल के समय जो कानून बना था उस कानून को समाप्त कर सकती है। ठीक है, तो 6 माह तक ये कानून लागू रहेगा। 6 माह के बाद राज्य विधानमंडल उसके अगेंस्ट एक नया कानून ला करके और इस संघ सरकार के कानून को अब समाप्त कर सकती है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे थोड़ा सा इसी राज्य की विधायिका पर प्रभाव के अंदर ही हम लोग 2 आर्टिकल्स की और बात करेंगे, आर्टिकल 268 और आर्टिकल 279। इसको भी हम लोग यहीं पे देख लें। क्या है? आर्टिकल 268 कहता है कि जिस समय नेशनल इमरजेंसी चल रही है उस समय जो कर आरोपित करने का जो अधिकार है वो अब किसके पास रहेगा? पूरी तरीके से संघ सरकार के पास रहेगा। ठीक है, आर्टिकल 268 जो है वो कहता है कि केंद्र द्वारा कर आरोपित करने का मतलब केंद्र के पास ही कर आरोपित करने का अधिकार सिर्फ केंद्र के पास ही संकेंद्रित रह जाएगा। राज्य के पास अब कर को आरोपित करने का यानी कि कर को किसी के ऊपर रोपित करने का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, आर्टिकल 268 में अच्छा एक पॉइंट और है आर्टिकल 268 के अंतर्गत कि हम लोग देखते हैं कि जो टैक्स हैं, कुछ टैक्स ऐसे होते हैं जिनको आरोपित तो किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, लेकिन उनको वसूला जाता है राज्य सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर आर्टिकल 268 में यह भी प्रावधान किया गया है कि जिस समय इमरजेंसी चल रही होगी उस समय राज्य के द्वारा कर की वसूली का अधिकार भी समाप्त हो जाएगा। वसूली का अधिकार भी समाप्त हो जाएगा। भाई आर्टिकल 268 के अंतर्गत कुछ ऐसे करों की बात की गई है जिनको आरोपित किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, लेकिन उनकी वसूली की जाती है राज्य सरकार के द्वारा। तो आर्टिकल 268 में भी परिवर्तन आ जाएगा जब इमरजेंसी की घोषणा की जाएगी। एक तो कर आरोपित करने का पूरी तरीके से अधिकार संघ सरकार का हो जाएगा, राज्य सरकार किसी भी तरीके का कर आरोपित नहीं कर सकती। दूसरी बात, कुछ ऐसे कर जो कि केंद्र सरकार के द्वारा आरोपित किए जाते थे और राज्य सरकार उनकी वसूली करती थी, तो वो अधिकार भी अब राज्य सरकार से समाप्त करके और पूरी तरीके से केंद्र सरकार को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगर बात कर लें आर्टिकल 279 की, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या होता है कि केंद्र के द्वारा जो कुल जो शुद्ध आय का संग्रहण होता है उसका भी बंटवारा राज्यों के मध्य किया जाता है ना। आप लोगों ने देखा होगा जो भी जीएसटी वगैरह का संग्रहण होता है तो उसमें हम लोग देखते हैं कि केंद्र के द्वारा उस जीएसटी से जो आय प्राप्त हुई है उसका जो बंटवारा है वो राज्यों के मध्य भी किया जाता है। तो यहाँ पर आर्टिकल जो 279 है इसमें भी कुछ परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें जो संघ सरकार है उसके पास ये अधिकार होगा कि जिस समय नेशनल इमरजेंसी चल रही है उस समय संघ सरकार के पास जो कुल टैक्सेशन का जो संग्रहण हुआ है, कुल आय का जो संग्रहण हुआ है, उसको राज्यों के मध्य वितरित ना भी करे। ठीक है, आर्टिकल 279 क्या कहता है कि केंद्र के द्वारा कुल संग्रहित आय का बंटवारा राज्यों के मध्य किया जाता है। ठीक है, लेकिन जिस समय इमरजेंसी लगी हुई है उस समय इस आर्टिकल 279 के इस प्रावधान में भी परिवर्तन हो जाता है, और यानी हो जाता है या किया जा सकता है, वो तो निर्भर करेगा गवर्नमेंट के ऊपर, प्रेसिडेंट के ऊपर। तो यहाँ पर यह भी संभावना है कि केंद्र सरकार अगर चाहे तो ये जो उसके पास जो आय का जो संग्रहण हुआ है उसका बंटवारा राज्यों के मध्य ना भी करे। ठीक है, तो इमरजेंसी जब डिक्लेयर की जाती है तो सिर्फ 352 से 360 तक के भर आर्टिकल प्रभावित नहीं होते, बल्कि उससे कई सारे मौलिक अधिकार के भी आर्टिकल प्रभावित होते हैं। ठीक है, कुछ उससे संलग्न और भी आर्टिकल प्रभावित होते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये टैक्सेशन के आर्टिकल प्रभावित हो गए,
268, 279, तो इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं। 268 मैंने बताया राज्य के द्वारा कर वसूली का जो अधिकार है वो प्रभावित, और 279 क्या है, 279 में है कि जो आय कुल संग्रहित हुई है केंद्र के पास उसका बंटवारा। ठीक, दोनों में अंतर है, इसमें टैक्स की वसूली आम लोगों से, आम जनता से, अन्य कंपनियों से, और यहाँ पर केंद्र और राज्य के मध्य जो आय है उसका बंटवारा है 279 के अंदर। ये दोनों आर्टिकल्स अलग अलग है, इनको ध्यान दीजिए। आगे बात करते हैं हम लोग। उद्घोषणा का प्रभाव हमने देख लिया कार्यपालिका में, राज्य की विधायिका में देख लिया। अब हम देखेंगे मौलिक अधिकार पर। जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें इमरजेंसी डिक्लेयर होने, इमरजेंसी लगने के बाद उन मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है उसकी हम लोग यहीं पे बात कर लें। अब देखिए आर्टिकल 358 के तहत क्या है, क्या कहा गया है कि जब भी कभी युद्ध एवं बाह्य आक्रमण की संभावना होगी, जब भी कभी युद्ध होगा, कोई देश युद्ध छेड़ देगा या फिर किसी देश के द्वारा बाह्य आक्रमण कर दिया जाएगा, तो आर्टिकल 358 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि इस कंडीशन में जो आर्टिकल 19 है ये स्वतः ही निलंबित हो जाएगा, स्वतः ही निलंबित हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए 44th जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ उससे पहले, इससे पहले यानी कि 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 से पहले, जब युद्ध, बाह्य आक्रमण और तीसरा शब्द क्या था, आंतरिक अशांति, तो उस समय क्या था कि युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति, इन तीनों आधारों पर ही आर्टिकल 19 स्वतः ही निलंबित हो जाता था। लेकिन जब 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया उसके बाद सिर्फ युद्ध और बाह्य आक्रमण के केस में ही आर्टिकल 19 का निलंबन किया जा सकता है। तीसरा जो वर्ड है आंतरिक अशांति, उसको परिवर्तित करके और क्या कर दिया गया, आर्म्ड रिबेलियन यानी कि सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि सशस्त्र विद्रोह की कंडीशन में आर्टिकल जो 19 है इसका निलंबन नहीं हो सकता, इसका निलंबन नहीं किया जाएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नेशनल इमरजेंसी की कंडीशन में किन किन आधारों पर आर्टिकल 19 का निलंबन हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि केवल वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन की ही केवल कंडीशन में आर्टिकल 19 को हटाया जा सकता है, आर्टिकल 19 का निलंबन किया जा सकता है। ठीक है, चलिए तो एक तरीके से आर्टिकल 358 के अंतर्गत अगर हम देखें तो आर्टिकल, अगर आपसे पूछा जाता है कभी कि आर्टिकल 358 के अंतर्गत नेशनल इमरजेंसी के केवल किन किन आधारों को शामिल किया गया है, तो आर्टिकल 358 के अंतर्गत युद्ध और बाह्य आक्रमण को ही केवल शामिल किया गया है। यानी कि जो सशस्त्र विद्रोह शब्द है इसको आर्टिकल 358 के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया। ठीक है, तो ठीक क्लियर है ना बात। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है कि आर्टिकल जो 358 है वो ये कहता है कि आर्टिकल 19 का निलंबन हो सकता है। कब? जब नेशनल इमरजेंसी घोषित की जाएगी और उसके लिए आधार बताए गए युद्ध और बाह्य आक्रमण, हमारी जो सशस्त्र विद्रोह है उसको आर्टिकल 358 के बाहर रखा गया है। तो सीधी सी बात है कि आर्टिकल 19 का जो निलंबन है वो सशस्त्र विद्रोह के केस में नहीं किया जा सकेगा। क्लियर है, और इसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया था। तो एक तरीके से सिर्फ वर्तमान में केवल दो ही आधार हैं जिनके आधार पर आर्टिकल 19 का उल्लंघन हो सकता है। कौन कौन से आधार? युद्ध और बाह्य आक्रमण, बाकी ना ही राष्ट्रपति शासन, ना ही सशस्त्र विद्रोह, कोई भी, ना ही वित्तीय आपातकाल, कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है जिससे आर्टिकल 19 का उल्लंघन हो सके। क्लियर है ना बात। तो ये आपसे पूछा सकता है कभी भी, तो आप राष्ट्रपति शासन, ऐसा नहीं कि आप राष्ट्रपति शासन लगा के आप चले आए, तो केवल दो ही आधार हैं, वो भी दोनों आधार नेशनल इमरजेंसी के हैं, स्टेट इमरजेंसी या फाइनेंशियल इमरजेंसी के आधार नहीं है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 359 की। आर्टिकल
359 क्या कहता है, देखिए आर्टिकल 359 कहता है कि जो राष्ट्रपति है यानी कि प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़ करके बाकी सभी मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है। आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके सभी फंडामेंटल राइट का निलंबन कर सकता है, यानी सभी फंडामेंटल राइट वापस लिए जा सकते हैं। तो देखिए आर्टिकल एक तरीके से आर्टिकल 19 भी तो वापस लिया गया, भले ही कुछ ही आधारों पर लिया गया है, लेकिन आर्टिकल 19 भी लिया गया। इसमें केवल आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ही दो ऐसे आर्टिकल हैं जिनको इमरजेंसी, चाहे वो नेशनल इमरजेंसी लगे, स्टेट लगे या फाइनेंशियल लगे, किसी भी इमरजेंसी के लगने पर भी आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को राष्ट्रपति के द्वारा इनका निलंबन नहीं किया जा सकता या फिर इनको जो है वापस नहीं ले सकता। यहां तक कि देखिए आर्टिकल जो 32 है जो कि स्वयं में संविधान का संरक्षक है, आर्टिकल 32 जो कि स्वयं में संविधान का अभिभावक या कह सकते हैं हम लोग, या फिर मौलिक अधिकारों का संरक्षक कह सकते हैं, तो आर्टिकल 32 का भी निलंबन कर सकता है राष्ट्रपति। अब आप कहेंगे सर जब ये आर्टिकल 32 का ही निलंबन हो जाएगा तो फिर आर्टिकल 20 और 21 का क्या औचित्य रह जाएगा, फिर तो इनको भी हटा दो, क्योंकि भाई जब आर्टिकल 32 ही नहीं रहेगा तो फिर इनका क्या महत्व रह जाएगा, तो रह जाएगा महत्व। देखिए इस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 32, भाई मौलिक अधिकार में आर्टिकल 32 शामिल किया गया है, ना कि आर्टिकल 226, ठीक है, ना कि आर्टिकल 226। तो ये कहा गया है कि 20 और 21 छोड़ करके सभी मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है राष्ट्रपति। तो उन सभी मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 32 भी आता है, मतलब कि आर्टिकल 32 का भी निलंबन हो जाएगा, आर्टिकल 32 को भी वापस ले लिया जाएगा। लेकिन अब इन दो आर्टिकल्स की सुरक्षा के लिए, इन दो आर्टिकल्स के लिए 20 और 21 की रक्षा के लिए जो व्यक्ति है वो आर्टिकल 226 के तहत अपील कर सकता है। अब देखिए अपील तो व्यक्ति आर्टिकल 226 के तहत करेगा हाई कोर्ट में, लेकिन यहां पर आप सुप्रीम कोर्ट की एक शक्ति जानते हैं, और वो शक्ति क्या है कि सुप्रीम कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालय में से कोई भी किसी भी केस को अपने पास बुला सकता है उत्प्रेषण के आधार पर, ठीक है, ये बात आप लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जब भी चाहे अपने अधीनस्थ न्यायालयों से किसी भी केस को अपने पास मंगा सकता है, ठीक है, या फिर स्वसंज्ञान से किसी भी केस का ट्रायल कर सकता है। तो देखिए ये जो आर्टिकल 20 और 21 है इसके उल्लंघन होने पर व्यक्ति आर्टिकल 226 के आधार पर हाई कोर्ट में अपील करेगा, लेकिन उसमें सुनवाई कर सकती है सुप्रीम कोर्ट भी। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, तुरंत हाई कोर्ट से कहेगी कि ये केस हमारे पास भेजिए, और इसमें सुनवाई आर्टिकल 226 के तहत सुनवाई कौन करेगी, सुप्रीम कोर्ट करेगी। तो यहाँ देखिए बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, आपसे कभी भी पूछा सकता है इंटरव्यू में भी कि किस आधार पर आर्टिकल 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट भी ट्रायल कर सकती, सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई कर सकती है। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि जब मौलिक अधिकारों का निलंबन कर दिया जाएगा तब आर्टिकल 20 और 21 के संरक्षण हेतु जब व्यक्ति आर्टिकल 226 के आधार पर हाईकोर्ट में अपील करेगा तब सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार प्राप्त है कि वो हाईकोर्ट से उस केस को अपने पास बुला ले और उस पर अपना डिसीजन दे, उस पर अपनी सुनवाई कर सके, ठीक है। बहुत ही अधिक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है ये, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि एकमात्र एक ऐसा ये आधार है जब आर्टिकल 226 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, न तो बाकी हर जगह पे हम देखते हैं पढ़ते आ रहे हैं कि 226 के आधार पर हाई कोर्ट सुनवाई करता है। तो ये हम लोगों ने देख लिया आर्टिकल 359 को, आर्टिकल 358 को देखा। तो आर्टिकल 358 में आप केवल ये दो वर्ड याद रखने हैं, युद्ध और बाह्य आक्रमण के ही आधार पर आर्टिकल 19 का उल्लंघन हो सकता है, बाकी किसी आधार पर नहीं। आर्टिकल 359 कहता है कि आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके बाकी राष्ट्रपति चाहे तो सभी मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है, जिसमें आर्टिकल 32 भी शामिल है। और यहाँ पर 20 और 21 की रक्षा के लिए व्यक्ति आर्टिकल 226 के तहत हाईकोर्ट में जा सकता है, जहां पर सुनवाई करने का अधिकार किसका होगा, सुप्रीम कोर्ट का होगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं लोकसभा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये आपातकाल की घोषणा का हमने मौलिक अधिकारों पर प्रभाव देख लिया। अब हम देखेंगे कि आपातकाल की उद्घोषणा का लोकसभा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले हमने देखा राज्य की विधानसभा, राज्य की कार्यपालिका पर, फिर राज्य की विधायिका पर, उसके बाद मौलिक अधिकारों पर प्रभाव। अब हम देखेंगे कि लोकसभा पर प्रभाव देखेंगे
किसका? आपातकाल की उद्घोषणा का। ठीक है, तो देखिए जब नेशनल इमरजेंसी जब घोषित की जाएगी तो मैंने आपको क्या बताया कि 1 माह के लिए तो घोषणा ऐसे जारी रहेगी, उसके बाद फिर सदन में प्रस्ताव को पास कराया जाएगा। ठीक है, सदन में वो प्रस्ताव पास कराया जाएगा। अब इमरजेंसी आगे कंटिन्यू हो गई तो अब क्या होगा कि लोकसभा पे हम देखेंगे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें यह प्रावधान किया गया है कि जो लोकसभा है इसका कार्यकाल, इसका जो कार्यकाल है लोकसभा का कार्यकाल, एक बार में 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा। ठीक है, मतलब एक ऐसा प्रस्ताव पास किया जाएगा और वो प्रस्ताव पास करके ये नहीं कि ऐसे मन किया और तुरंत आगे बढ़ा दिया, उसके लिए बकायदा एक प्रस्ताव पारित होगा लोकसभा में। ठीक है, और फिर उस प्रस्ताव के पास होने के पश्चात ही जब राष्ट्रपति इसका अनुमोदन कर देगा तब क्या होगा, तब लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए आगे एक्सटेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये आपको ध्यान देने योग्य बात है कि एक बार में कार्यकाल केवल एक ही वर्ष के लिए ही आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन ये कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है कि इसके कार्यकाल को अधिकतम कितने साल के लिए आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मतलब कि एक बार में तो एक ही वर्ष के लिए आगे बढ़ेगा, लेकिन प्रत्येक वर्ष एक नया प्रस्ताव ला करके और इसको अनिश्चित काल तक हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। मतलब दोनों में अंतर समझ रहे हैं ना आप? एक बार में तो केवल एक ही, क्लास चल रही है ना? ठीक, ओके। एक बार में तो केवल एक ही वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन प्रत्येक बार यानी हर बार एक बार में 1 वर्ष के लिए आगे बढ़ गया, जैसे ही 1 वर्ष समाप्ति होने वाली होगी, 1 वर्ष की लोकसभा के कार्यकाल का 1 वर्ष का जो ये एक्सटेंड की गई थी उसकी जैसी समाप्ति होने वाली होगी तो फिर से नया प्रस्ताव पारित करा करके उसको फिर से एक बार, हर बार 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाएगा। और ऐसा कब तक होगा, होता रहेगा? ऐसा अनिश्चित काल तक। ठीक है, जितने बार भी चाहे प्रेसिडेंट उतनी बार लोकसभा के कार्यकाल को आगे बढ़ाया जा सकता है। जैसे ही जैसे ही क्या होगा, परंतु जैसे ही इमरजेंसी की समाप्ति होगी, इमरजेंसी की जो घोषणा है वो जैसे ही वापस ली जाएगी उसके 6 माह के पश्चात, उसके 6 माह के पश्चात ये जो लोकसभा है ये भंग हो जाएगी। ठीक, बात समझ आई? लोकसभा जब तक की इमरजेंसी की घोषणा चल रही है तब तक तो जब तक इमरजेंसी चल रही है तब तक लोकसभा को भी बढ़ाते रहा जाएगा, हर बार 1 वर्ष के लिए, हर बार नया प्रस्ताव लाया जाएगा फिर 1 वर्ष बढ़ा दिया जाएगा। परंतु जैसे ही इमरजेंसी की जो उद्घोषणा है वो समाप्त कर दी जाएगी प्रेसिडेंट के द्वारा या फिर संसद के द्वारा ऐसा प्रस्ताव पारित करके, तो उसके 6 माह के पश्चात जो लोकसभा है वो स्वतः ही भंग हो जाएगी। समय क्या हो गया? हाँ हाँ, बंद हो जाएगा। चलेगा क्या वहाँ? कल भी चलेगा? खत्म नहीं कर रहा हूँ, 11:28 है, 10 मिनट खत्म कर रहा हूँ। चलिए, इसमें थे अभी तक 13 थे, 11 हैं, 11 सब 9 हो गए। चलो अभी कुछ तो है, और थोड़ा घट जाएंगे तो बंद कर देंगे खुद ही। इस तरीके से हम लोगों ने देखी है लोकसभा पर भी क्या प्रभाव पड़ा, और इस तरीके से जो नेशनल इमरजेंसी है, राष्ट्रीय आपातकाल, ये आर्टिकल 352 ये समाप्त हो गया। अब हम देखेंगे जरा सा आर्टिकल 356, आर्टिकल 356 यानी कि संवैधानिक तंत्र की विफलता, संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर यानी कि फेल्यूर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, इसके आधार पर जो आपातकाल इमरजेंसी घोषित की जाती है, और ईस्वी को हम क्या बोल लेंगे? राष्ट्रपति शासन। ठीक है, संवैधानिक तंत्र की विफलता या राष्ट्रपति शासन, इसी को हम बोल देते हैं स्टेट इमरजेंसी। चलिए, अब इसके लागू करने के क्या आधार हैं, इसको घोषित करने के क्या आधार हैं? संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर जो इमरजेंसी है उसको डिक्लेयर करने के क्या आधार हो सकते हैं? तो देखिए
हम सभी लोग जानते हैं कि प्रेसिडेंट के द्वारा प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल अपॉइंट किया जाता है और वो राज्यपाल प्रेसिडेंट का ही एक आदमी होता है। ठीक है भाई, प्रेसिडेंट ही उस राज्यपाल के द्वारा प्रत्येक राज्य में सुपरविजन रखता है अपना। तो जो राज्यपाल है ना, राज्यपाल हर 15 दिन में, प्रत्येक 15 दिन में राज्य की रिपोर्ट, राज्य की जो स्टेट की जो गवर्नमेंट है, राज्य की जो सरकार है, वो कैसा कार्य कर रही है, संविधान के अनुसार कार्य कर रही है या फिर कुछ ऐसे कार्य कर रही है जो संविधान के विरुद्ध हैं, या फिर संघ सरकार जो दिशा निर्देश दी है उस दिशा निर्देश के अनुसार ही कार्य कर रही है या नहीं। इन सभी रिपोर्टों को राज्यपाल प्रत्येक 15 दिन में गृह मंत्रालय का राज्य विभाग, गृह मंत्रालय जो है ना, होम मिनिस्ट्री का एक होता है राज्य विभाग, उस गृह मंत्रालय के राज्य विभाग को राज्यपाल हर 15 दिन में रिपोर्ट भेजता रहता है। ठीक है, ये मतलब ये राज्यपाल का ही कार्य होता है, क्योंकि अब जब गृह मंत्रालय के राज्य विभाग के पास रिपोर्ट भेजेगा फिर वो भेजेगा प्रेसिडेंट के पास, तो इस तरीके से क्या होगा कि राज्यपाल हर 15 दिन में राज्य सरकार की जो रिपोर्ट है, राज्य की जो कंडीशन जो चल रही है, जो वहां पर व्यवस्थाएं चल रही हैं, उसकी एक रिपोर्ट गृह मंत्रालय के राज्य विभाग को हर 15 दिन में भेजेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, हर 15 दिन में राज्यपाल रिपोर्ट भेज रहा है। अब क्या है, मान लीजिए राज्यपाल ने एक ऐसी रिपोर्ट भेजी जिसमें राज्यपाल ने ये कहा है कि राज्य की जो सरकार है वो संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रही है। ठीक है, मतलब राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में ये इंगित कर दिया कि स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो अपना जो कार्य है वो संवैधानिक रूप से करने में असमर्थ है। तो राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति राज्यपाल की इस रिपोर्ट के आधार पर और राष्ट्रपति शासन डिक्लेयर कर सकता है। क्लियर? ठीक है, तो एक तो ये हो ही गया कि अगर राज्यपाल, यानी कि इसमें हम लिख देंगे राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर, और राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में क्या लिख देगा कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य करने में असमर्थ है। ठीक है, कार्य करने में असमर्थ है, तो भी राष्ट्रपति शासन डिक्लेयर कर देगा। दूसरा, राष्ट्रपति के पास यह भी अधिकार प्राप्त है कि वो, ये आवश्यक नहीं है कि राज्यपाल की रिपोर्ट के बिहाफ पे ही राष्ट्रपति शासन लगाए। अगर राष्ट्रपति को स्वयं से ये आभास हो जाए, ये समाधान हो जाए कि राज्य की जो सरकार है वो संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर पा रही है या फिर वो असमर्थ है, ठीक है, तो भी राष्ट्रपति स्वसंज्ञान से भी आपातकाल की, यानी राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा जारी कर सकता है। तो राज्यपाल की रिपोर्ट का एक आधार तो हो ही गया, और दूसरा, बिना भी रिपोर्ट के बिना भी राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति शासन डिक्लेयर कर सकता है। ठीक है, तो आपसे अगर एग्जाम में कहीं पूछ लिया जाए कि क्या राज्यपाल की रिपोर्ट में ही, मतलब ये अगर कहा जाता है कि संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, तो क्या वो आवश्यक है? तो नहीं, रिपोर्ट के द्वारा तो ठीक है, अगर जो है राष्ट्रपति चाहे तो राज्यपाल की रिपोर्ट के बिना भी राष्ट्रपति शासन डिक्लेयर कर सकता है। अब हम देखेंगे आर्टिकल 365 को, देख लें। आर्टिकल 365 को भी आधार बनाया जा सकता है आर्टिकल 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाने का। ठीक है, चलिए आर्टिकल देखिए, आर्टिकल जो 365 है ये क्या कहता है। पहले अगर आप ये समझ लेंगे आर्टिकल 365 क्या कहता है, तो आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से इस 365 को 356 के अंतर्गत शामिल किया सकता है। आर्टिकल 365 कहता है कि जो संघ सरकार है वो प्रत्येक राज्य को एक दिशा निर्देश भेजती है, और प्रत्येक राज्य का यह दायित्व और कर्तव्य है कि वो संघ सरकार के उस दिशा निर्देश का पालन करे। और अगर संघ सरकार को ऐसा समाधान हो जाए, ऐसा उसको विश्वास हो जाए कि राज्य सरकार उनके दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य नहीं कर रही है, तो जो संघ सरकार है वो राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए निर्देश दे सकती है। ज्यादा लंबा सेंटेंस हो गया, ठीक।
है बहुत छोटा सा, बहुत ज्यादा गया। आर्टिकल 365 क्या कहता है? आर्टिकल 365 केवल यही कहता है कि संघ सरकार राज्यों के लिए दिशा निर्देश जारी करती है, दिशा निर्देश जारी करती है, और प्रत्येक राज्य का यह दायित्व एवं कर्तव्य है कि वो संघ सरकार के इन दिशा निर्देशों के अनुसार ही कार्य करे, यानी कि राज्य का प्रशासन चलाए। और अगर राज्य जो है संघ सरकार के इन दिशा निर्देशों का पालन नहीं करती हैं, तो जो संघ सरकार है, यानी कि जो सेंट्रल के जो एग्जीक्यूटिव है, वो राष्ट्रपति को कह सकती है कि ये जो राज्य है ये हमारे दिशा निर्देश के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, इस वजह से आप इसमें राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। और राष्ट्रपति तो वही करेगा जो कौन कहेगा? जो मंत्री परिषद कहेगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहेंगी, सेंट्रल के संघ सरकार के, ठीक है। तो ये भी एक आधार हो सकता है। एक तो राज्यपाल की रिपोर्ट आधार हो सकता है, और दूसरा आर्टिकल 365 का राज्यों के द्वारा उल्लंघन करना भी एक आधार हो सकता है राष्ट्रपति शासन के लगने का। चलिए, दो हम लोगों ने आधारों की बात कर ली, ठीक। तो अब देखिए, हाँ, यही ये जो जब राज्य सरकारें जब संघ सरकार के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करती हैं, तो उसको जो संघ सरकार है ना, उसको संवैधानिक तंत्र की विफलता नाम दे देती है। उसको जो संघ सरकार है उसे संवैधानिक तंत्र की विफलता कहती है। और यहाँ पर संवैधानिक तंत्र की विफलता का आधार लेकर के आर्टिकल 365 के थ्रू आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन डिक्लेयर कर दिया जाता है, ठीक है भाई। एक तरीके से संवैधानिक तंत्र की विफलता ही तो है, हमारा संविधान ही कहता है कि राज्य जो है संघ सरकार के दिशा निर्देश की पालना करेंगी, और अगर राज्य पालना करने से इंकार कर देती हैं तो एक तरीके से संविधान की उल्लंघन हो गया। तो यहाँ पर भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। क्लियर? चलिए, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा आर्टिकल 355 की। आर्टिकल 355 क्या कहता है? आर्टिकल 356 में हमने 56 में इससे पहले हम देख लें थोड़ा सा आर्टिकल 355, ये रिलेटेड है, इसी से आर्टिकल 356 से रिलेटेड है। ये जो आर्टिकल 355 है ये बात करता है कि जो संघ सरकार है उसके दायित्वों की बात करता है। आर्टिकल 355 संघ सरकार के दायित्व की बात करता है, यानी संघ सरकार के क्या दायित्व होंगे। तो इसमें हम लोग दायित्व में देख लेते हैं कि जो संघ सरकार है उसके दायित्व क्या क्या होंगे। तो पहला तो देखेंगे, पहला इसका जो संघ सरकार का मुख्य दायित्व है वह है राज्यों की बाह्य आक्रमण से रक्षा। राज्यों की बाह्य आक्रमण से रक्षा, ठीक है। ये संघ सरकार का एक मुख्य दायित्व है, जो राज्य हैं उनकी बाह्य आक्रमण से रक्षा करना, ठीक है। यानी बाहरी कोई देश किसी भी, अब मान के चलिए कि अरुणाचल प्रदेश में चीन कब्जा कर ले रहा है और संघ सरकार बैठी है, क्या रहे वो तो अरुणाचल प्रदेश, हमें क्या करना है। तो ऐसा नहीं है। ये अगर भी ये हम लोग देखते ही है ना कि अगर मान लीजिए हमारे लद्दाख में चीन प्रवेश करता है तो संघ सरकार एग्रेसिव होती है। अरुणाचल प्रदेश में अगर चीन प्रवेश करेगा तो हमारी संघ सरकार एक्शन लेगी, ठीक है। तो राज्यों की बाह्य आक्रमण से रक्षा करना। दूसरा है इसमें राज्यों में आंतरिक जो शांति है उसको बनाए रखना। और तीसरा है राज्यों में संविधान की पालना को सुनिश्चित करना। दूसरा जो राज्य हैं, राज्यों में आंतरिक शांति को मेंटेन करना, ठीक है, यानी कि आंतरिक जो है डिस्टरबेंस ना हो। और तीसरा इसका जो पॉइंट है वो है संविधान की पालना को सुनिश्चित करना। यानी कि संघ सरकार का ये दायित्व है कि वो सुनिश्चित करे कि जो राज्य है वो संविधान की पालना, संविधान को फॉलो कर रहे हैं ढंग से या नहीं, ठीक है। तो ये तो कुछ ये हो गए। अभी इसमें जो इमरजेंसी है इसमें अभी कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं, जैसे कि हम लोगों ने अभी प्रक्रिया की बात नहीं की है। ये हमने बात नहीं की है कि इसका जो है जो राष्ट्रपति शासन है इसके प्रभाव क्या पड़ेंगे, इसकी उद्घोषणा के लोकसभा वगैरह में क्या प्रभाव पड़ेंगे, और फिर लास्ट में हम लोग बात करेंगे वित्तीय आपातकाल की, ठीक है। तो अभी ये करीब आधा घंटा का टॉपिक अभी बचा हुआ है, उसको हम लोग करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। कल कल है क्लास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, तो कल की क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू कर लेंगे। कल इसको कंटिन्यू कर लेंगे और जो अधीनस्थ न्यायालय है उसको कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। तो कल की क्लास में इनको करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू। ठीक है स्टूडेंट्स, किसी को कोई डाउट हो तो ग्रुप में मैसेज लीव कर दे।